नमस्कार दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, स्वागत करते हैं आपका इस एम सी आर ई की प्रिपरेशन जर्नी में। आज हम लोग एक्चुअल में बात करेंगे, पूरा बेसिक सेल बायोलॉजी बात करेंगे, पूरा रेडियो बायोलॉजी कवर करेंगे, फुल कवर करेंगे रेडियो बायोलॉजी। ठीक है, फुल कवर करेंगे इस वीडियो में, ये लंबा भी हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे बेसिक सेल बायोलॉजी और रेडियो बायोलॉजी के बारे में, फिर रेडियो बायोलॉजी एंड बेसिक ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, ये पूरा फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी टॉपिक छूटेगा, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से पढ़िए और जो भी मैं बताऊं उसको A to Z नोट कीजिएगा। ठीक है, बल्कि ये मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा नीचे। ठीक है, आप देख सकते हैं। बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, सेल बायोलॉजी के बारे में, सेल बायोलॉजी फंडामेंटल्स, सेल बायोलॉजी फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, आपको पता होगा सेल बायोलॉजी फंडामेंटल्स जो हो उसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, सेल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर के बारे में। सेल का थ्योरी थोड़ा बात करेंगे और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, एक्चुअल में जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं ना, वो कैसे बने रहते हैं, सेल से बने रहते हैं। ठीक है, बेसिकली एक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल थ्योरी में क्या हो जाएगा, जो भी आपके लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स है, वो किससे बने रहते हैं, इज मेड अप ऑफ बने रहते हैं सेल से। ठीक है, सेल से बने रहते हैं, बेसिकली एक यूनिट ऑफ लाइफ हो गया उसका। ठीक है, उसमें सेल्स में क्या क्या रहते हैं, उसमें रहता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहते हैं आपके, न्यूक्लियस कंटेन क्या करता है, थोड़ा और बड़ा बना दीजिए इसको। हाँ, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, एक सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस एक मेन पार्ट हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस में आपका डीएनए और जेनेटिक मटेरियल्स रहता है। क्या रहता है, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स रहता है। उसके बाद क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, और फिर एंड सेल मेम्ब्रेन, इसको मिटा दीजिए। और क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है, मेम्ब्रेन। ठीक है, ये चीज रहता है आपका सेल के स्ट्रक्चर्स और उसके थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, हमारा डिवीजन होता है। सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा। जो सेल का डिवीजन होगा, ठीक है, अब सेल का डिवीजन कैसे होगा भाई, तो सेल का डिवीजन अब हम लोग बात करेंगे। तो डिवीजन में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार से सेल टूटता है। ठीक है, तो पहला जो मेन होता है आपका सेल का डिवीजन में, वो होता है आपका मिटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, क्या होता है, मिटोसिस एंड मियोसिस, ये होता है बेसिक मेन पार्ट। ठीक है, मिटोसिस और मियोसिस हो गया मेन पार्ट। ठीक है, अब मिटोसिस क्या होता है, अब बात करें कि मिटोसिस क्या होता है। मिटोसिस क्या होता है, मिटोसिस होता है कि जो सेल डिवीजन होता है ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, मतलब जो हमारे बॉडी में जो एक्चुअल जो सेल के डिवीजन्स होते हैं ग्रोथ और रिपेयर के लिए, उसे बोलते हैं मिटोसिस। ठीक है, आप उसको बोल सकते हो सोमैटिक बॉडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोमैटिक, जो हमारे सोमैटिक बॉडी में यूज होता है सेल की ग्रोथ और रिपेयर के लिए, वो क्या होता है, मिटोसिस। ठीक है, और वो क्या रिजल्ट करता है, दो आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल्स बनाता है। ठीक है, क्या है, सोमैटिक मतलब समझ लीजिए बॉडी हो गया। ठीक है, सेल डिवीजन होता है फॉर ग्रोथ के लिए, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए हो गया ये। इसके बाद ये जो रिजल्ट क्या, जब मान के चलो जो सेल डिवीजन हुआ, तो सेल जब डिवाइड होता है तो क्या रिजल्ट आता है, दो आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल्स में फॉर्म होता है। ठीक है, रिजल्टिंग टू आइडेंटिकल मतलब सेम, टू आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, ये हो गया मिटोसिस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मियोसिस क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जर्म सेल का डिवीजन होता है। किसका होता है, जर्म सेल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस क्या होता है, जर्म सेल डिवीजन। एक्चुअल में आप याद रखो, मियोसिस में क्या होगा, जर्म सेल डिवीजन में क्या आ जाएगा, आपका स्पर्म आ जाएगा या एग आ जाएगा।
मतलब ये बेसिक है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, बेसिक से पूछ देता है, और कोई एडवांस नहीं आता है एमसीआरटी में। मैं जो बताऊंगा वही आएगा, आप बस अच्छा से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फेजेस होते हैं सेल साइकिल, ठीक है। सेल फेजेस जो बात फेजेस जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेल साइकिल में पढ़ेंगे, ओके। सो म्यूसिस में क्या हो गया, जर्म सेल का डिवीजन होता है। अब जब डिवीजन होता है तो रिजल्ट क्या करेगा, वो रिजल्ट करेगा 4 यूनिक हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। रिजल्ट 4 यूनिक, कौन सा सेल, हैप्लॉइड सेल, ठीक है। सो इसे याद रखिएगा, 4 यूनिक हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो म्यूसिस क्या हो गया, जर्म सेल का डिवीजन होता है, उस जर्म सेल में आपका स्पर्म या एग आ गया, और क्या रिजल्ट करता है, 4 यूनिक हैप्लॉइड सेल्स, ओके। अब हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में, सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल में क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। सो सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल एक सीक्वेंस इवेंट्स है जहाँ पे सेल ग्रोथ होता है और डिवाइड होता है, ठीक है। सो ग्रोथ और डिवाइड के बीच में बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो वो फेजेस के बारे में बात करेंगे। सो पहला फेज क्या होता है आपका, लिखते जाइएगा, तो फेजेस मैं ये नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। जो फेज होता है, जो फेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, जीवन फेज से स्टार्ट होता है, ठीक है। जीवन होता है, जीवन को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ 1, ग्रोथ 1, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एस होता है, एस क्या हो गया, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए, आई थिंक सिंथेसिस का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, SYNTHESIS, डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका G2 फेज, G2 में क्या हो गया, ग्रोथ 2, तो क्या बोलते हैं, ग्रोथ 2, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एम फेज, एम में आपका क्या होता है, मिटोसिस, ठीक है, क्या होता है, मिटोसिस, ठीक है। इसमें एंड लगा दो, एंड हो गया। तो ये 4 फेज होते हैं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए, जो G1 एंड G2 फेज हो गया, G1 एंड G2 फेज जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों जो फेज होते हैं ये हाईली रेडियो सेंसिटिव फेज होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रेडियो सेंसिटिव फेज, हाईली रेडियो सेंसिटिव फेज होते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना चाहिए आपको, G1 और G2 क्या होते हैं, हाईली रेडियो सेंसिटिव फेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्चुअल में क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फोकस करता है डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर्स पे, और रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, तो ये सब प्रोसेस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। सो आपको याद रखना पड़ेगा, फोकस क्या करता है ये एक्चुअल में, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। फिर आपका रेप्लिकेशन पे, रेप्लिकेशन के बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन पे, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और ट्रांसलेशन। अब आप लोग थोड़ा मोड़ा फिजिक्स पढ़े होंगे तो ट्रांसलेशन मोशन के बारे में जानते होंगे, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। तो ट्रांसलेशन इसमें क्या हो गया कि एक प्रोसेस हो गया जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो का, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या हो गया, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, ठीक है। तो कौन कौन से, डीएनए, आरएनए, स्ट्रक्चर्स, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपके आ जाते हैं, ओके। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियो बायोलॉजी, एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है रेडियो बायोलॉजी का, ठीक है। क्या बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियो बायोलॉजी, रेडियो बायोलॉजी, ठीक है। प्रिंसिपल्स बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रेडियो बायोलॉजी, ओके। सो एक्चुअल में प्रिंसिपल्स क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेडिएशन के इफेक्ट्स होते हैं वो सेलुलर लेवल पे क्या होते हैं। पहले क्या बात करेंगे, रेडिएशन इफेक्ट्स एट सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल, ठीक है। इसे बात करेंगे, रेडिएशन इफेक्ट है सेलुलर लेवल। तो एक्चुअल में रेडिएशन जो है वो क्या डैमेज करता है, वो डैमेज प्राइमरी वो डैमेज करता है डीएनए को, ठीक है। तो एक्चुअल में प्राइमरी
प्राइमरी किसे डैमेज करेगा, डैमेज करता है वो डीएनए को। एक्चुअल में प्राइमरी वो डीएनए को डैमेज करता है पहले, ठीक है। जब डीएनए को डैमेज करता है डीएनए क्या हो गया, एक सेल्स कंट्रोल सेंटर हो, समझ लो डीएनए। अगर डीएनए नहीं जानते हो कि व्हाट इज डीएनए, तो डीएनए ये समझ लो, मैं बता देता हूँ। डीएनए क्या हो गया, सेल को कंट्रोल करता हो, सेल्स कंट्रोल सेंटर। इसका डीएनए मतलब ये समझ लो, ठीक है। डीएनए मतलब क्या हो गया, सेल कंट्रोल सेंटर। अब जब डीएनए को डैमेज करेगा तो वो कैसा होगा डीएनए, वो सेल डेथ भी हो सकता है उससे। सो जब डीएनए को डैमेज करता है वो लीड्स करता है सेल के डेथ को, सेल के डेथ को लीड करेगा, या तो म्यूटेशन होगा या रिपेयर होगा, ये तीनों में से कोई एक चीज होगा। देखो अगर आपका सेल डेथ हो गया समझ लो डैमेज किया डीएनए को, देन फर्स्ट स्टेप में समझ लो, इफ सेल डेथ सेकेंड स्टेप में आपका, ठीक है, अगर म्यूटेशन हो गया, या थर्ड स्टेप में आपका या तो रिपेयर हो गया, ठीक है। देखो अगर सेल डेथ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप को कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर तो समझ लो नो चांस टू अकर अ कैंसर। बट अगर म्यूटेट होने का मतलब ये हो गया आपको चांसेस ऑफ कैंसर बहुत हाई है, चांसेस ऑफ कैंसर इज हाई, ठीक है। बट अगर रिपेयर हो गया तो मतलब आपको कैंसर नहीं होगा, डीएनए दोबारा से वो एक्चुअल अपने फॉर्म में आ गया है, सो नो चेंजेस, ठीक है। सो ये हो गया, ये तीन चीज हो गया। पहला क्या, सेल डेथ, म्यूटेशन या रिपेयर, ओके। सो ये चीजें हो गया है। सो तो ये चीजें होती है रेडिएशन इफेक्ट एट सेलुलर लेवल, कि सेल्स के लेवल पे रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है। तो एक्चुअल में जो डैमेजेस होते हैं ना, जो डैमेज होता है, डैमेज कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी हो जाएगा और इनडायरेक्टली भी होगा, ठीक है। सो कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो जाता है डैमेजेस। तो एक्चुअल में डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट डैमेज में ये होता है कि जो रेडिएशन होता है वो डायरेक्ट हिट्स करता है डीएनए को। सो डायरेक्ट डैमेज में क्या हो गया, रेडिएशन सीधे हिट करता है, हिट्स डीएनए, ठीक है। और इनडायरेक्ट डैमेज में क्या हो जाता है, आपका इनडायरेक्ट डैमेज में रेडिएशन क्रिएट करता है फ्री रेडिकल को, ठीक है। क्या करता है, रेडिएशन क्रिएट्स फ्री रेडिकल को क्रिएट्स करता है कहां से, फ्रॉम वाटर। फिर आपका वो क्या करता है, विच डैमेज डीएनए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रेडिएशन इफेक्ट एट सेलुलर लेवल। अब हम लोग बात करेंगे रेडिएशन इफेक्ट ऑन ह्यूमन टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है। क्या बात करेंगे, रेडिएशन इफेक्ट किसमें, रेडिएशन इफेक्ट ऑन ह्यूमन टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स। सो अब ये क्या होता है कि रेडिएशन इफेक्ट ऑन ह्यूमन टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है, इससे बात करेंगे। सो एक्चुअल में जो डैमेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं सेल के किस तरह के टाइप है, ठीक है। जैसे कभी कभी हाईली डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। सो इस पर डिपेंड करता है। तो पहले क्या हो गया कि डैमेज डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। फर्स्ट ये समझेंगे जो डैमेज होता है डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ सेल डैमेज हो रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल, ठीक है। सो उसमें भी सेल्स कैसे होने चाहिए, टाइप ऑफ सेल में एग्जांपल जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव सेल्स, जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उस पर, ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या वो सेल्स ज़्यादा सेंसिटिव है। और उसके बाद क्या आता है, किस पे डिपेंड करता है, डोज पे, और फिर वॉल्यूम
और कितना वॉल्यूम इरेडिएट हुआ है, ठीक है, इरेडिएटेड हुआ है। तो क्या क्या डिपेंड करता है, डैमेज किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सेल। अगर पूछ देगा कि व्हाट टाइप ऑफ मतलब डैमेज जो होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ऑप्शन दे देगा आपको ये चीज़ है, तो आपको क्या क्या भरना है, अगर डोज रहेगा तो डोज पे, वॉल्यूम इरेडिएट रहेगा वॉल्यूम पे, या टाइप ऑफ सेल रहेगा तो टाइप ऑफ सेल में, या रहेगा ऑल ऑफ दिस, तो मतलब सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको, ओके। सो एक्चुअल में जो रेडिएशन इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इसको जो टिश्यूज होते हैं वो कैरेक्टराइज किया गया है उसके सेंसिटिविटी पे। टिश्यूज आर कैरेक्टराइज्ड, वो कैरेक्टराइज किया गया है उनकी सेंसिटिविटी पे, ठीक है। चलो मैं कैरेक्टराइज का स्पेलिंग गलत हो गया, ओहो, किसको कैरेक्टराइज किया गया है, उस पर कैरेक्टराइज किया गया उसके सेंसिटिविटी, बाय देयर सेंसिटिविटी, ठीक है। सो एक्चुअल में उसके सेंसिटिविटी के बेस पे आपका जो टिश्यू है उसको मतलब कैरेक्टराइज किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। सो जैसे आपको एग्जांपल में बता देता हूँ, एग्जांपल आपका हो जाएगा बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो जो है वो हाईली सेंसिटिव है, ठीक है। बट जो मसल्स होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं, मसल जो होते हैं, मसल सिर्फ लेस सेंसिटिव, ठीक है। मसल्स क्या होते हैं, लेस सेंसिटिव होते हैं, ओके। सो ये हो गया हमारा। अब हम लोग बात करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका रेडिएशन इफेक्ट ऑन मैलिग्नेंट सेल्स एंड टिश्यू, ठीक है। रेडिएशन इफेक्ट ऑन मैलिग्नेंट सेल्स एंड टिश्यूज। सो एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा भी मतलब आपको हाई फाई टॉपिक नहीं है कि आपको रेडिएशन के इफेक्ट्स के बारे में बात करना है कि मैलिग्नेंट सेल्स और टिश्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली देखो, रेडिएशन का हमारा गोल क्या रहता है, गोल रहता है कि आपका डीएनए के डैमेज को, मतलब जो कैंसर सेल्स हैं उसको मैक्सिमाइज किया जाए कि कैंसर से ज़्यादा से ज़्यादा किल हो, ठीक है। बट हमें ये भी मिनिमाइज करना पड़ता है कि हेल्दी सेल्स कम से कम उनको लगे रेडिएशन, ठीक है। सो इसीलिए रेडिएशन इफेक्ट्स बताया जाता है कि मैलिग्नेंट सेल्स और टिश्यू पे रेडिएशन का इफेक्ट कैसे होना चाहिए, ठीक है। सो ये ज़्यादा कुछ नहीं है। सो रेडिएशन इफेक्ट ऑन मैलिग्नेंट सेल्स और टिश्यू पे आप ये जान सकते हो कि जो गोल है हमारा, गोल इज टू मैक्सिमाइज डीएनए डैमेज इन कैंसर सेल्स, ठीक है, वाइल मिनिमाइजिंग डैमेज टू हेल्दी टिश्यू सेल्स, ठीक है। ये एक्चुअल में गोल है आपका, ठीक है। सो ये समझने के लिए आपको, ठीक है। सो ये हो गया रेडिएशन इफेक्ट ऑन मैलिग्नेंट सेल्स और टिश्यू का, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रैक्शनेशन और उसके इफेक्ट्स। इसको मैं उससे लिख देता हूं, क्या है, फ्रैक्शनेशन एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। ये एक्चुअल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो फ्रैक्शनेशन और इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें फ्रैक्शनेशन और इसके इफेक्ट्स के बारे में, तो पहले फ्रैक्शनेशन मतलब समझना पड़ेगा आपको। फ्रैक्शनेशन क्या होता है कि हम टोटल रेडिएशन डोज को मल्टीपल स्मॉलर डोजेस में डिवाइड करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। मतलब जैसे किसी पेशेंट है, उसको 4 ग्रे रेडिएशन देना है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल, तो हम लोग 100 ग्रे, 4 ग्रे मतलब 400 सेंटीग्रेड, ओके। 4 ग्रे मतलब 400 सेंटीग्रेड, मतलब हम 100 सेंटीग्रेड एक दिन में देंगे, फिर उसके बाद 100 सेंटीग्रेड दूसरे दिन देंगे, फिर 100 सेंटीग्रेड तीसरे दिन देंगे, फिर 100 सेंटीग्रेड
चौथे दिन देंगे। सो ये हो गया फ्रैक्शनेशन, उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड करना, रेडिएशन टोटल रेडिएशन डोज को, ये हो गया टोटल रेडिएशन डोज, उसको फ्रैक्शन में डिवाइड करना, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्सिनेशन। ठीक है, सो ये मतलब होता है फ्रैक्शनेशन का। ये लिखिएगा नहीं, ये समझाने के लिए था, लिखवाऊंगा मैं आपको अभी। सो फ्रैक्शनेशन का आप लिख सकते हो कि डिवाइडिंग द टोटल रेडिएशन डोज dividing total radiation dose into multiple smaller doses, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस, ओवर सेवरल डेज और फिर वीक्स। ठीक है, ये अलाउ क्या करता है, ये अलाउ करता है आपका 4Rs ऑफ रेडियोबायोलॉजी। सो दिस अलाउज 4Rs ऑफ रेडियोबायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियोबायोलॉजी। ठीक है, सो दिस अलाउ 4Rs ऑफ रेडियोबायोलॉजी। ओके, सो ये आपको पढ़ना है, 4Rs ऑफ रेडियोबायोलॉजी। सो 4Rs ऑफ रेडियोबायोलॉजी क्या है हमारा, पहला है रिपेयर। सो रिपेयर क्या होता है, रिपेयर ऑफ सबथीलियल डैमेज इन नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, सबथीलियल डैमेज जो होता है उसको आप सब लीथल भी बोल सकते हो, सब लीथल डैमेज इन नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रीअसॉर्टमेंट में क्या होता है, रीअसॉर्टमेंट ऑफ ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो रेडियो सेंसिटिव फेज में कैसा बिहेव करते हैं। सो एक्चुअल में जो रीअसॉर्टमेंट हो गया हमारा ट्यूमर सेल्स का, वो रेडियो सेंसिटिव फेज में बताता है रीअसॉर्टमेंट कैसा है। रीअसॉर्टमेंट ऑफ ट्यूमर इनटू रेडियो सेंसिटिव फेज। ठीक है, ये आपका रिपेयर हो गया, रीअसॉर्टमेंट हो गया, फिर आता है रीपॉपुलेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स। ठीक है, फिर आपका आता है रीऑक्सीजनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे। सो रीऑक्सीजनेशन में क्या होता है, ऑफ हाइपोक्सिक नेशन ऑफ हाइपोक्सिक ट्यूमर सेल। ठीक है, क्यों करते हैं रीऑक्सीजनेशन, टू इम्प्रूव सेंसिटिविटी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सो एक्चुअल में रीऑक्सीजनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हाइपोक्सिक ट्यूमर करता है, हाइपोक्सिक में जैसे जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसलिए हम लोग रीऑक्सीजनेशन करते हैं टू इम्प्रूव द सेंसिटिविटी। ठीक है, सो ये हो गया आपका फ्रैक्सिनेशन तक खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी की चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको अगले दिन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है, लेक्चर 2 करेंगे। ओके, रेडियोबायोलॉजी का। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं, जो रेडियोबायोलॉजी के लेक्चर्स होंगे, रेडियोबायोलॉजी के लेक्चर्स आपके टोटल लेक्चर 4 तक होंगे। ठीक है, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4। ओके, ये रेडियोबायोलॉजी में ख़त्म हो जाएगा। अभी एक हुआ है तो 3 लेक्चर में रेडियोबायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा रेडिएशन फिजिक्स से मैं बात करूँगा। अभी एक वीडियो अपलोड होगा कि रेडिएशन फिजिक्स में सिलेबस क्या है और कितने लेक्चर्स लगेंगे। 10 लेक्चर्स लगेंगे, लेक्चर 1 से लेक्चर 10। ठीक है, 10 लेक्चर्स लगेंगे टोटल। 10 लेक्चर्स में आपका रेडिएशन फिजिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा क्लिनिकल रेडिएशन फिजिक्स में आपका टोटल 5 लेक्चर लगेगा, लेक्चर 1 से लेक्चर 5। ठीक है, तो 5 लेक्चर्स में आपका क्लिनिकल रेडिएशन फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस टोटल करेंगे हम लोग अप्रॉक्स 1000 प्लस क्वेश्चंस करेंगे।
कि इतना में तो आपका एम्स में सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, ये 4 हो गया। अभी आज कितना तारीख है, 25 तारीख है, तो 25 4 29 तारीख को रेडियोबायोलॉजी खत्म हो जाएगा। 29 से 10 कीजिएगा तो 9 तारीख को आपका, 9 तारीख को मतलब 9 से 10 दिसंबर तक रेडिएशन फिजिक्स खत्म हो जाएगा। 15 तक आपका क्लिनिकल रेडिएशन फिजिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद पूरा 15 के बाद फुल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। सो हम आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसे अपलोड कर देंगे। थैंक यू।